नाउ वेक्टर अभी ना, दिस इज पेज नंबर 1। कहाँ ऊपर कहाँ भारत किसका पता नहीं, देख रहे हैं। नाउ द टॉपिक इज वेक्टर। और हाँ, थोड़ा मैं लेट तक लूंगा क्लास, हाँ तुम्हारी हर दिन। अभी अपन 15-15, 20-20 मिनट अभी थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेते चलेंगे टाइमिंग के साथ में, तो तुम्हारा जल्दी कवर हो जाएगा, है ना। हेलो हेलो। यस सर, ओके सर। हर दिन यस मैं सर। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा अभी मैं तुम्हारे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, जब अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन बताया था, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो अब जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, किनको बोलते हैं अपन? तो वेक्टर का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उनको क्या बोला जाता है? वेक्टर बोला जाता है। सर मैग्नीट्यूड मींस फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction, which have magnitude and direction, उनको क्या बोलेंगे? वेक्टर। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अकेला बोलने से कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनती है। अभी मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। आल्सो फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अकेला होने से कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनती है। अब जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अगर अपन बात करें, सपोज हमने डिस्प्लेसमेंट सीखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट रोड अपन ने लिए यहाँ पे, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड, और इस स्ट्रेट रोड में अभी यहाँ कहीं पे कोई पार्टिकल है या आप कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लो, दिस इज दियर इनिशियल पोजीशन, और ये यहाँ तक पहुंच रही है कार, दिस इज दियर फाइनल पोजीशन। तो ये यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट हियर। तो एस इज दियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट सपोज कितना है यहाँ पे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो लिखोगे कैसे आप? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सिंबल होता वेक्टर का, अभी मैं बताऊंगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अभी मैं सिंपल लिख दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलोगे? एस इज 10 मीटर एंड दिस इज अलोंग ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ है। या फिर आप बोलोगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या आप इसको बोलोगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, या अलोंग ईस्ट। और अगर मान लो आपने इसको एक्स एक्सिस मान लिया है, तो आप क्या बोल सकते हो? अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो। तो ये बोलने के अलग अलग तरीके हो गए यहाँ पे, है ना, डायरेक्शन को बोलने के, कि अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, या फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या फिर आप उसको क्या लिख दे रहा है वहां पे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या फिर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आप ये सब बोल सकते हो। तो इतना जो पोर्शन है यहाँ पर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पार्ट इसका दिस इज 10 मीटर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं वेक्टर के एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दूं आपके लिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे ये 10 मीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो पोर्शन हमने लिखा यहाँ पे, ये किसको शो कर रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी
जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है, डायरेक्शन की भी जरूरत है, और वो फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? वेक्टर बोला जाता है। देखो, करंट इज अ स्केलर। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट करंट इज अ स्केलर, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं एक नोट लिख दूं, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये स्केलर है। क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। समझ गए? समझ गए इतना? मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा क्या, वो अपन पढ़ने वाले, वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ने वाले बेसिकली अपन पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, इसका एक पार्ट हो गया मैग्नीट्यूड, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। अभी कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। है कोई डाउट क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है बेटा इस पे, डिस्कशन पे? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, हाँ सर। यस सर। पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। पेज नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा अब यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते, एक सिंबॉलिक एंड एक ग्राफिकल। तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे सिंबॉलिक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जैसे ये वेक्टर ए है, या फिर वेक्टर ए है, या वेक्टर ए बी है, वेक्टर पी है, वेक्टर एक्स है, ठीक है, एक्सेट्रा। आप इस तरह से क्या करते सर, ये जो हैं? एरो अपने शो के वेक्टर को शो करता है क्या? हाँ, अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा है कि ए, तो ये वेक्टर ऐसे आप लिखोगे, जैसे ये सिंबॉलिक होता है, ऐसे ही बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में आपने लिखा, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप पूरा नहीं लिखोगे, आप सिर्फ एस लगा दोगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, एंड सपोज दिस इज 10 मीटर एंड अलोंग ईस्ट। तो ये ऐसे लिखेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट को। तो सिंबल ऐसा बनाएंगे, आप लेटर लिखोगे और उसके ऊपर एरो लगा दोगे, ठीक है। और एरो ऐसे ही बनाना, आप इसमें ये नहीं सोचना कि सर ऐसा बना सकते थे क्या, ऐसा बना सकते थे क्या, ऐसा बना सकते थे क्या, ऐसा बना सकते थे, ये सब गलत है। मैथमेटिशियंस ने इस तरह से उसका नोटेशन बताया है कि ऐसे ही नोट करना आपको, या इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ए भी लिख दो, पी क्यू लिख दो, है ना, जो भी आपको लिखना, दिस इज पी क्यू वेक्टर एक्सेट्रा, ऐसा। तो ये सिंबॉलिक हो गया। अब दूसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 10 मीटर आपने लिखा है अलोंग ईस्ट की तरफ, तो इसी को मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पे। ये सपोज ईस्ट का डायरेक्शन है और ये वेस्ट का डायरेक्शन हो गया, इधर वेस्ट से ईस्ट आपने लिखा, एंड सपोज ये पॉइंट हो गया यहाँ पे O, और ये कोई पॉइंट हो गया P। यहां से लेकर एक एरो ड्रॉ करोगे O से लेकर P तक की, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और आप यहाँ पे 10 मीटर ऐसा लिख सकते हो। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो पार्ट हैं, एक एरो आ रही है यहाँ पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हियर। जैसे यहाँ पे दिख रहा आपको,
और ये जो पॉइंट है जहां पे एंड हुआ, दिस इज नोन एज टर्मिनस पॉइंट। इसको आप टर्मिनस पॉइंट बोलोगे या फिर आप इसको हेड बोलोगे। टर्मिनस पॉइंट या फिर आप इसको क्या बोल दोगे, हेड। ठीक है, दिस इज टर्मिनस पॉइंट और इट इज कॉल्ड हेड। जो पी पॉइंट है ये टर्मिनस पॉइंट या हेड है, इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज टेल। और इनिशियल पॉइंट आप इसको बोलोगे, दिस इज इनिशियल पॉइंट और टेल आप बोलोगे, और ये हेड कहलाता है। और ये एरो यहाँ पे अपन ने बना दिया, मतलब ये डायरेक्शन को शो करता है। तो ग्राफिकली आप ऐसे शो करते हो। अब ग्राफिकली में भी एक बात ध्यान देना, ये जो लेंथ होती है यहाँ पे, दिस इज द लेंथ हियर। तो जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। मतलब आपको ये लेंथ मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रखना है। जैसे आपने 10 मीटर लिखा, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे जब आप लिखोगे तो 10 मीटर थोड़ी बनाओगे कॉपी पे। तो आप क्या इमेजिन कर लोगे कि हाँ 1 सेंटीमीटर को मैं 1 मीटर मान लो। तो यहाँ पे आप स्केल क्या यूज कर लोगे, नाउ स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये आप इस तरह से स्केल ले लोगे, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया यहाँ पे 2 मीटर ले लिया। तो ये आपकी स्केल रहेगी यहाँ पे ग्राफ की। जैसे आपने ज्योग्राफी में जो ग्राफ बनाते थे या उसमें आपने ग्राफ पढ़े होंगे, तो उसमें स्केल लिखी रहती नीचे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस। अभी समझ गए आया ना। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। नॉट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बट प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। तो वेक्टर को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का। हाँ सर, अगर बैचेस मर्ज होगी तो फिर हमारा ग्रुप भी सर बैचेस मर्ज होंगे एक वीक बाद, तो हमारा ग्रुप भी एक हो जाएगा क्या? समझा नहीं क्या बोल रहे थे? सर अभी हमारा ग्रुप डिफरेंट है व्हाट्सएप पर। तो यार तो नंबर 3 पे ये तो हो गया सिंबॉलिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों समझ गए। एक टेल है एक हेड है, या इनिशियल पॉइंट है और एक टर्मिनस पॉइंट हो गया। ग्राफ में आप ऐसे बनाओगे। अभी जैसे मैं पेज नंबर 3 है, हाँ जैसे पेज नंबर 3 में अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। दिस इज पेज नंबर 3। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बेटा, ड्रॉ द वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर आपने लिया F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट, और एक वेक्टर आपने लिया F2 इज 15 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ड्रॉ द वेक्टर F1 एंड F1 और F2 को ड्रॉ करना है such that they have common initial point, such that they have common initial point। दोनों के इनिशियल पॉइंट एक जैसे, मतलब आपको एक ही ग्राफ में दोनों को ड्रॉ करना है। तो ये कैसे ड्रॉ करोगे, F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन है, इसको ईस्ट की तरफ बनाना है। F2 इक्वल्स टू 15 न्यूटन है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब दिस इज फ्रॉम ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, या नॉर्थ टू ईस्ट लिखता तो फिर डायरेक्ट नॉर्थ से ईस्ट पढ़ते। तो आप ये वर्डिंग को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायरेक्शन के लिए, क्योंकि लिखे रहते तो आपको फिर वहां पे दिक्कत होती है। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप कैसे ड्रॉ करोगे, और मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट अगर ये आपको ड्रॉ करना है तो पहले तो आप ऐसा फ्रेम बनाना पड़ेगा। दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। समझ गए, ये डायरेक्शन बना लिए। ये ओरिजिन ले लो आप यहाँ पे,
अब आपको पहले 10 न्यूटन, तो स्केल लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नाउ टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। 2 सेंटीमीटर को आपने 1 न्यूटन के बराबर यहाँ पे ले लिया। तो अगर आप ये ले रहे हो कि भाई 2 सेंटीमीटर 1 न्यूटन है, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर इतना आपको दिख रहा है, तो O से लेकर P ये आपका बन गया F1 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अब यहाँ ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्शन दिख ही रहा है आपको, समझ गए। तो इसका इनिशियल पॉइंट O है और टर्मिनस पॉइंट कौन सा है, P इसका टर्मिनस पॉइंट है। समझ सर गए, एक और बार समझाइए ना प्लीज। ठीक है, देखो अच्छे से ध्यान से सुनो। अभी F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन ईस्ट बनाना है, कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे आप, क्वेश्चन समझ गए या नहीं? चलिए भी मिटा देता हूं मैं, ये सब मिटा दिया। यस सर समझ गए क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए ना? तो अब ध्यान से सुनना। अभी तो आपको पहले तो डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये हो गया ओरिजिन कॉमन पॉइंट। अब जब आपको यहाँ ड्रॉ करना भाई 10 न्यूटन, तो आप तो जब भी ड्रॉ करते हो तो आप स्केल यूज करते हो, तो स्केल में आपको स्केल लेना पड़ेगा। हालांकि जब हम ड्रॉ करते हैं आगे चल के तो हम ऐसा बार बार स्केल नहीं लिखते। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। 2 सेंटीमीटर को आप 1 न्यूटन मान लोगे, समझ गए या नहीं? और फिर यहाँ पे अगर ये 10 न्यूटन है तो आप 1 2 3 4 5, ये 2 4 6 8 और 10 ये सेंटीमीटर में, लेकिन आप लिखोगे नहीं ऐसा, आप ऐसा ले लिए यहाँ पे। तो फिर अब आप ड्रॉ कर दोगे, तो इसी पे क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे आपने इनिशियल पॉइंट लिया और ये इस पॉइंट तक आप पहुंच गए, तो दिस इज F1 वेक्टर इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ऐसा लिख दोगे। समझ गए या नहीं? ये ड्रॉ हो गया आपका। सर हाँ, तो उधर ऐसा है ना, टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। बोलना भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दे पहले तो। सर उधर ऐसा है ना, टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ले सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 न्यूटन ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर 2 ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर 2 ले सकते हो, आपकी चॉइस है भाई। मैंने बस वैसे ही समझाने के लिए बताया है, समझ गए? मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है ना, ये आपकी मर्जी, आपको कैसे लेना है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, अब ये 15 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको कैसे बनाओगे? और इनिशियल कॉमन इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे आएगा F2 का। अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप, इसको कैसे ड्रॉ करोगे? 37 डिग्री चाहिए ना, तो 37 डिग्री मतलब देख यहां से ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से 37 डिग्री, ये ऐसे, सो दिस इज एंगल 37 डिग्री। और ये पॉइंट O हो गया यहाँ पे। और आपने अगर 1 सेंटीमीटर इतना लिया है तो इसको 2 न्यूटन है, तो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, मतलब इससे 1.5 गुना। तो ये ऐसे बनाओगे, अभी समझ गए? मतलब इतनी लेंथ आपको 10 दिखेगी और थोड़ा और बढ़ा देना, तो आपको लगे कि हाँ यार ये F2 वेक्टर है ऐसा। दिस इज F2 इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो आप अब इस वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दोगे। अभी समझ गए या नहीं? देख लो अभी अच्छे से, समझ गए? हेलो? हाँ, अब यहाँ पे ड्रॉ करते टाइम एक बात ध्यान रखना, अगर ये दिख रहा है आपको कि ये 10 है, तो ये आपको 15 दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी 10 है और 15 को भी उसी लेंथ का बना देते हैं, तो जब आप सॉल्व करोगे तो फिर गड़बड़ होती है। इसलिए जब आप ग्राफ भी बनाओ या इस तरह से ग्राफिकल भी जब आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करो या ड्रॉ करो, तो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करो। तो टेक द लेंथ अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, जैसे इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 15 है, देन टेक द लेंथ अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड। समझ गए या नहीं? हेलो? समझ गए या नहीं? यस सर। तो बोलो भाई, टेक द लेंथ अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, तो उससे क्या होगा, आगे हमको आसान रहेंगी चीजें। क्लियर हो गया अभी? तो दोनों की इनिशियल पॉइंटिंग जैसे थे और आपने ये ग्राफिकली ड्रॉ कर दिए। क्लियर हो गया या कोई डाउट है? क्लियर है। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपना।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, ले लिए क्या? हेलो, यस सर, यस सर। देन पेज नंबर 4, अब पेज नंबर 4, तो ग्राफिकल कैसे बनाते हैं ये आपने देख लिया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो दूसरा पॉइंट आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? जैसे लेट ए बी एनी वेक्टर, ए कोई वेक्टर है, देन ए का आप मॉड लिख दोगे, ऐसा दोनों तरफ मॉड ले लोगे, इसको लिखेंगे क्या? सिंपल है, फिर ये हट जाएगा यहाँ पे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेकिन वेक्टर कैन बी नेगेटिव, वो डायरेक्शन के कारण होता है। तो मैग्नीट्यूड आपका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एंड इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल से समझ लो, मान लो आपका F1 वेक्टर है 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट, ठीक है, और F2 वेक्टर है आपका -15 न्यूटन अलोंग ईस्ट। इसका मतलब बताओगे -15 न्यूटन अलोंग ईस्ट क्या है? इसका मतलब 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट एंड -15 न्यूटन अलोंग ईस्ट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप लिख सकते हो 15 न्यूटन अलोंग वेस्ट, हाँ या ना? उल्टा डायरेक्शन आएगा ना, माइनस है तो, अरे समझ गए? यस सर। हाँ, -15 न्यूटन अलोंग ईस्ट बोलो या 15 न्यूटन अलोंग वेस्ट बोलो, एक ही बात है। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे यहाँ पे कि भाई F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो F1 का मैग्नीट्यूड सिंपल F आएगा एंड इट इज 10 न्यूटन। तो ये डायरेक्शन हटा देते, डायरेक्शन नहीं लिखते। और यहाँ पे जब आपको F2 का मैग्नीट्यूड लिखना है, दैट इज ओनली F2, तो यहाँ पे सिर्फ आप 15 न्यूटन लिखना। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, इट इज अ पॉजिटिव स्केलर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ये पॉजिटिव स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव स्केलर होता है। लिखने का ये तरीका है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहलाता है। समझ गए या नहीं? उसके साथ डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिए? यस सर। अब पेज नंबर 5 पे अपन आते हैं। सर 2 मिनट सर, नहीं लेने का, वो लेने का। ले जल्दी ले। हो गया सर। पेज नंबर 3 है कि 5 आएगा? सॉरी 5। अब इसमें है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कैसे देखते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखा जाता है? ठीक है, एंगल विथ वेक्टर ये कैसे देखते हैं अपन? देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इट इज सपोज डिनोटेड बाय थीटा, एंड ये हमेशा 180 डिग्री से छोटा या बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, ये ऐसा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री, यही होता है, मतलब फिक्स है कहानी।
अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखने के लिए या तो दोनों के इनिशियल पॉइंट कैसे होने चाहिए, को इनसाइड होने चाहिए। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर बी है, ये पॉइंट हो गया ओ, है ना। तो ये एक एंगल बन रहा, मान लो एंगल 60 डिग्री है, और इधर से देखोगे तो एक एंगल कितने का दिखेगा आपको, 360 का। तो एक्चुअल में इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा। तो एंगल हमेशा रिजल्टेंट के डायरेक्शन पे देखा जाता है। तो ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ना कि 360 डिग्री। तो एंगल देखने के लिए दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड करना है, या दोनों के टर्मिनस पॉइंट को इनसाइड होने चाहिए, या टेल टेल को इनसाइड होनी चाहिए। या हेड हेड से देखो या टेल टेल से देखो। तो यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। 180 बोला मैंने ना। और फिर या तो टेल टेल को इनसाइड हो या हेड हेड को इनसाइड हो, वहां से देखना है। और उस एंगल में भी आपको ये देखना है यहाँ पे। अब लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी दी है कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये एंगल आपका 120 डिग्री का दिख रहा है यहाँ पे, तो ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री का नहीं है। एंगल देखने के लिए बस यही तरीका है कि या तो हेड हेड को इनसाइड होने चाहिए, या फिर टेल टेल को इनसाइड होने चाहिए। हेड हेड या टेल टेल को इनसाइड होने चाहिए दो वेक्टर के बीच में एंगल देखने के लिए। समझ गए या नहीं? दो वेक्टर के बीच में एंगल देखने के लिए या तो हेड हेड या टेल टेल को इनसाइड हो। लेकिन अगर हेड और टेल को इनसाइड नहीं हो रहे तो क्या करो, क्या करोगे बताओ? इसको आगे तक बढ़ा सकते हो ऐसा, या इसको पीछे खींच सकते हो बी को। या तो आप ए को शिफ्ट कर दो, पैरेलली शिफ्ट कर दो आगे, या बी को पैरेलली शिफ्ट कर दो। तो इसको अगर आप आगे शिफ्ट करोगे तो ये ए बन जाएगा, अब दोनों की टेल टेल आ जाएंगी। तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये एंगल नहीं है, ये एंगल है। या इसको तुम पीछे खींच दोगे तो ये एंगल बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हो टेल टेल कोइंसाइड है, और अगर इधर से देख रहे हो तो हेड हेड कोइंसाइड है। ठीक है ना? तो अगर सिचुएशन ऐसी है तो टेल टेल या हेड हेड मिलाकर ही चेक करना कभी भी। और ऐसा बन गया तो नाउ शिफ्ट द वेक्टर पैरेलली। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दो, आगे की तरफ बढ़ा दो। तो किसी वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो, जैसे ये वेक्टर दिख रहा है आपको, तो अगर ये वेक्टर को आप ऊपर ले जा लो, या ऐसा ले जा लो, या ऐसा ले जा लो, तो वेक्टर नहीं बदलेगा। अगर रोटेट किए तुमने तो वेक्टर बदलेगा। अगर रोटेट किए तो बदलेगा, लेकिन पैरेलली कहीं पर भी स्पेस में शिफ्ट कर दोगे तो वेक्टर नहीं बदलेगा, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, ना तो उसका डायरेक्शन बदलेगा। समझ गए? सो बोल साहिल साहब, बोलो बेटा क्वेश्चन। सर वो हमको कैसे पता चलेगा कि हेड हेड को इनसाइड और टेल टेल को इनसाइड है? अगर नहीं है तो जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है ना आपको कि हेड हेड और टेल टेल को इनसाइड हो रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप ड्रॉ कर दो उनको। जैसे यहाँ पे बताना, हाँ ये एक वेक्टर ऐसा और एक ये ऐसा है, और ये एंगल मान लो 60 डिग्री का। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कितने का एंगल है? यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, नॉट 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बताओ अगले डायग्राम पे इसमें कितने डिग्री का एंगल ए और बी के बीच में? हाँ, यहाँ पे कितने का है? तो क्या करोगे आप, इसको आगे तक बढ़ा दो, ऐसा आगे शिफ्ट कर दो, क्योंकि इसका टेल है और इसका हेड है और इसका टेल है बी का। तो आप इसको आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये ए बन गया। अब ये टेल और ये टेल, तो एंगल कितने का आ गया यहाँ पे? 120 डिग्री। तो ये एंगल है अभी। तो ये वाले डायग्राम में एंगल कितने का दोनों वेक्टर के बीच में? 120 का है। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी? कोई डाउट? कोई डाउट? एंगल देखने का तरीका समझ गए? दो वेक्टर के बीच में कैसे एंगल देखना है? या तो हेड हेड को मिला के देखना है, या टेल टेल को मिला के देखना। अगर नहीं मिल रहा है तो आगे प्रोड्यूस करके देखना। ठीक है? हेलो, शिफ्ट करके देखना। क्लियर हो गया? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? जल्दी जवाब दो सर। यस सर। हाँ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी फटाफट इसका।
तो आपका और क्लियरिटी आ जाएगी। ये मिटा दो इस पेज पे, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, मिटा दूं? नाउ पेज नंबर 6 देखो, अभी पेज नंबर 6 में आप एक क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बताना है यहाँ पे। ये एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, O A B, this is vector A, this is vector B, this is vector C। ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ठीक है। समझ गए? तो इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, ये 53 है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 4, इसका मैग्नीट्यूड 5 और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3। तो अब आपको बताना है एंगल बिटवीन थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितने का है, बताओ जल्दी से डायग्राम से। एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितने का है, ए और बी के बीच में 90 डिग्री। यस सर, 90। ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ए और सी के बीच में बताना है 53। गलत भाई, गलत। ये इसका नो सर 53 नहीं आएगा। नहीं 53 नहीं है सर एक और सर 1 मिनट, माइनस 53 147 नहीं सॉरी 137। 137। ओके, एंगल बिटवीन बी एंड सी, अरे माइक म्यूट करो। एंगल बिटवीन बी एंड सी 37। यस, इट इज 37 डिग्री। अभी समझ गए या नहीं? समझ गए एंगल? सर 180 माइनस आएगा ना? इसमें काय को आएगा, इसमें टेल टेल दिख रहा है ना सीधे। सर 127 है, 137 नहीं। अच्छा हाँ, ये हो सकता है, ये ठीक है, ये 127। अभी समझ गए या नहीं? सर मुझे नहीं समझा, वो टेल कैसे हुआ? क्या सर वो टेल कैसे हुआ आपने बोले? इसको बेटा आगे बढ़ाएगा ना, ये वाला वेक्टर यहाँ रखा है ना, इसको उठा के आगे खिसका देती हूँ ऐसा, ये ले। समझ गया? सर वो समझा, लेकिन वो 37 डिग्री वाला नहीं समझा। 37 में टेल टेल नहीं, हेड हेड दिख रही है, देख हेड, दोनों की हेड दिख रही है ना सीधे। हेलो, अरे बी और सी में दोनों के हेड में कहाँ पे आके, माइक म्यूट करो यार पहले, साहिल माइक म्यूट करो। हाँ, यहाँ पर देखो बी और सी में दोनों के हेड मिल रहे हैं, ये देखो हेड, ये दोनों के हेड हेड मिल गए। या तो हेड हेड मिले या टेल टेल मिले। ए और बी में दोनों की टेल मिल रही है, और ए और सी में आप इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तब दोनों की टेल मिलेगी, इसलिए 127। अभी देख लो, अब डाउट है तो पूछो एंगल को लेके। हेलो, अभी कोई डाउट है तो पूछो एंगल को लेकर। हेलो, नो डाउट सर। अभी नहीं है ना? देन पेज नंबर 7, देखो पेज नंबर 7 में ये है अभी। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर अपन देख ले रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर सबसे पहले देख ले रहे अपन इसमें। फर्स्ट पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। इनके एग्जांपल्स हो गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। ये होते हैं पोलर वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। दूसरा टाइप है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर does not have fixed initial point, does not have fixed initial point, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता। एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर होते हैं, मतलब इनका डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। इनका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनका डायरेक्शन आएगा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे मान लो कोई पार्टिकल का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और कोई पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है यहाँ पे, ये ऐसा, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा एंगुलर वेलोसिटी का, ये कोई पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ रहेगा एक्सिस पे। बस अभी इतना ही समझना, ज्यादा नहीं। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह से आएगा। एक राइट हैंड थंब रूल होता है, ये उंगलियों की कर्ल किसको शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, और थंब किसको शो करेगा? वेक्टर को। बट ये जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो मैं बताता ही हूँ वहां पे। तो एक हो गया पोलर और एक हो गया एक्सियल। अब पोलर वेक्टर जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है या फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और रस्सी से कोई इसको खींच रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगेगा यहाँ पे रस्सी के कारण वो इधर पे आएगा। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया? दिस इज पोलर वेक्टर। ये पोलर वेक्टर हो गया। फोर्स मतलब इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, कैसे खींच रहा है वहां पे। अभी समझ गए ना? तो ये एक हो गया पोलर वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका? एक्सियल वेक्टर हो गया। एक्सियल मतलब जिसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और पोलर मतलब जिनका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है कि कहां पे लग रहा है या कहां से कहां तक लग रहा है। समझ गए? समझ गए इसको? एक्सियल एंड पोलर समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 7 का। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। सर ले लिया। अभी आएंगे अपन। एक मिनट सर, 1 मिनट। जल्दी ले भाई। पेज नंबर 7 हो गया? हो गया ना? सर आपने अभी वो डायग्राम में क्या समझा है फोर्स और पोलर का? अरे ये फोर्स, ये पर्सन इस बॉक्स को खींच रहा है तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है रस्सी का ना, तो ये फिक्स इनिशियल पॉइंट है, इसलिए कौन सा वेक्टर? ये पोलर वेक्टर है। और ये एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो ये एक्सियल डायरेक्शन पे एंगुलर वेलोसिटी आएगी, तो ये एक एक्सियल वेक्टर है। बस अभी इतना ज्यादा नहीं समझना, इतना ही देखना। अभी एक एक्सिस की तरफ लगता है और इनका फिक्स इनिशियल पॉइंट होता है, तो जिनका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट है वो पोलर होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं उनको आप एक्सियल वेक्टर बोलते हो। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे कुछ तो हाँ बोलिए। सर समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लिया इस पेज का? ले लिया यस सर। सर। हाँ, एंड देन पेज नंबर 8। अब देखो, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अब इसके और बहुत सारे टाइप हैं। अभी पेज नंबर 8, ठीक है, पेज नंबर 8। अब तीसरा टाइप आ गया आपका पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर किनको बोलोगे?
अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री का है तो क्या बोलोगे उसको? पैरेलल वेक्टर। समझ गए? जैसे मान लो v वेक्टर इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज along east, और force vector is 5 न्यूटन, दिस इज आल्सो along east। तो ये काय का एग्जांपल हो गया पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। पैरेलल के बाद आपका आएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलोगे? इक्वल वेक्टर आएगा, एक तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, also they represent same physical quantity, represent same physical quantity। सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी बताएं और डायरेक्शन भी कैसा हो? एंगल भी 0 डिग्री का हो। जैसे v1 10 मीटर पर सेकेंड along east, और v2 is also 10 मीटर पर सेकेंड, this is also along east, and v3 is equals to 5 meter per second, this is along east, and f vector is equals to 10 newton, this is also along east। इसमें बताओ कौन कौन से इक्वल वेक्टर हैं? इनमें बताना कौन कौन से इक्वल दिख रहे हैं आपको? सर v1 v2 v1 एंड v2। अच्छा, ये v1 v2 और f क्यों नहीं है इक्वल? सर डिस्टेंस सर सर उनका मैग्नीट्यूड सर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब वो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा और उनका डायरेक्शन भी कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, अब आ जाएंगे अपन फोर्थ पॉइंट पे। पैरेलल, ये सॉरी ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलोगे? एंटी पैरेलल। एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री एंटी पैरेलल हो गए। फिर नेगेटिव वेक्टर किसको बोलोगे? नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर आएगा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, आल्सो रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें और एंगल कितने का हो? 180 डिग्री का। जैसे मान लो ये वेक्टर A है, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर, इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, और एक वेक्टर B है, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का दिख रहा है। B का मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर है, तो आप क्या बोलोगे? वेक्टर A इज इक्वल्स टू माइनस B वेक्टर, मतलब A इस तरह से लिखते हो। तो B A का नेगेटिव है या A B का नेगेटिव, एक ही बात होती है। तो पैरेलल के लिए सिर्फ एंगल देखना है, इक्वल के लिए एंगल के साथ साथ में आपको मैग्नीट्यूड हो और फिजिकल क्वांटिटी भी देखना है। इवन डायरेक्शन भी बदल गया ना। जैसे v3 का डायरेक्शन किधर है? v3 का मैग्नीट्यूड अलग है, v3 का मैग्नीट्यूड अलग है, इसलिए अनइक्वल है। और अगर मान लो यहाँ पे आपका 10 मीटर पर सेकंड रहता है और वेस्ट की तरफ होता है, कुछ एंगल होता है, तो भी अनइक्वल आता है। तो इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, आल्सो रिप्रेजेंट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? एंटी पैरेलल एंगल 180 डिग्री का, आपको फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेक करना है, आपको बस देखना है कि एंगल 180 डिग्री का है। नेगेटिव वेक्टर सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो और 180 डिग्री का एंगल हो, तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? देख लो अभी बोल रहे हैं सर बट वो पैरेलल वेक्टर में उन दोनों के बीच का डिग्री 0 कैसा है? पैरेलल में, अरे ये प्रॉपर्टी है। पैरेलल वेक्टर किसको बोलोगे? जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री का, वो पैरेलल हो गया। समझ गया? ओके सर। हाँ, जैसे ये दो वेक्टर आपको ये दो वेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, कलर अलग अलग है ना, एक पिंक है और एक ये अलग फिजिकल क्वांटिटी मान लो ये अलग है, तो ये अनइक्वल हो गए। हाँ, सेम डायरेक्शन दिख रहा है तो पैरेलल है। मैग्नीट्यूड और उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एंगल 0 डिग्री का है तो वो पैरेलल है। एंगल 0 डिग्री और सेम फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फिर क्या बोलोगे? इक्वल वेक्टर है। एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री का एंगल बन गया, तो एंटी पैरेलल हो गया। नेगेटिव कब बोल दोगे? 180 डिग्री का एंगल है और
सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। यस अभी सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। कोप्लेनर किसको बोलोगे? कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर सोच के बताओ जल्दी से, कोप्लेनर किसको बोलोगे? कोप्लेनर किसको बोलोगे? कोप्लेनर, कोप्लेनर किसको बोलोगे बेटा? कोप्लेनर जिनका एक ही प्लेन है उनको कोप्लेनर बोल देंगे। नॉन कोप्लेनर जिनका जो एक प्लेन पे नहीं है वो नॉन कोप्लेनर हो गए। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, दैट इज यूनिट वेक्टर। अब हाँ, यूनिट वेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। हो गया क्या? हेलो, यस यस सर। सर। देन कोप्लेनर वेक्टर अभी, ओ सॉरी, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी ये। यूनिट वेक्टर पेज नंबर 9 पे अपन आते हैं अभी। पेज नंबर 9, यूनिट वेक्टर अभी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर, ये भी बहुत यूज होंगी आपकी। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे अपन? सिंबॉलिकली ए कैप, बी कैप, ए बी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप एक्सेट्रा, ये सिंबल होते यूनिट वेक्टर के। मतलब ऊपर क्या लिखना है? एरो नहीं बनाना, कैप लगाना ऊपर। तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या है? इट हैव मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इट हैव मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 यूनिट, जो भी हो 1 यूनिट या 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। इट ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, इट ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अभी जैसे मान लो मैं यहां पे लिख दूं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 मीटर अलोंग ईस्ट की तरफ है, देन इसका यूनिट वेक्टर किधर आएगा? ए कैप इज डिफाइंड एज, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जैसे दिस इज 10 मीटर अलोंग ईस्ट आप लिखोगे, डिवाइडेड बाय 10 मीटर, 10 मीटर से 10 मीटर कैंसिल, ये 1 यहां पे बचा और अलोंग ईस्ट आ गया। तो ये सिर्फ किसको बता रहा है? डायरेक्शन को बताता है। तो यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो यहां पे ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख दे रहा हूं मैं। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी होता है। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर से आप देखोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसमें अगर आपने यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? आपका वेक्टर ए बन जाएगा। तो आप इस तरह से यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप मैग्नीट्यूड में करते हो तो आपका वेक्टर बन जाएगा जिसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन पे आएगा। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, अभी समझ गए इसको या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यूनिट सर एक और वेक्टर, बार समझाइए ना प्लीज, ये वाला एक और बार समझाइए ना। यूनिट वेक्टर वो समझा सर, ये वाला ये राइट हैंड नीचे, साइड। हाँ, नो सर, राइट हैंड साइड। अच्छा ये कैसे लिख दिया? देख यहाँ पे ये ऐसा लिखा ना, जैसे
मान ले यूनिट वेक्टर लिखना है ए का, तो ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा आपने, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप लिख सकते हो या नहीं? हाँ सर। हाँ ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं मतलब। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है तो आप, और मैग्नीट्यूड पता है तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? तो सिंबॉलिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो और ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब सर आपने हमें मॉडल लगाया क्या? हाँ, ये मॉड लगा ना बेटा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। जैसे आपको वेक्टर ए का, सुनना भाई, ये डेफिनेशन है। अगर मान लो ये वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, समझ गए? ओके, कोई डाउट अभी? अरे समझ गए? यस सर। हाँ सर। हाँ, अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर मैथमेटिशियंस ने फिक्स कर दिया है, वो बता देता हूँ मैं। और फिर पेज नंबर 10। सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था मैंने। अरे यार ठीक है, लो जल्दी से, रुक जा। यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है, अरे यार तुम भी ना, किसी ने लिया कि नहीं लिया अभी? नो सर, किसी ने नहीं लिया। किसी ने नहीं लिया? सर लिया था। ले लिया था? हाँ तो क्लास में शेयर कर देना जिसने ले लिया था, तो काय को लिखूंगा। यस सर। ओके, अब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, पेज नंबर 10। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? तो ये सिंबल फिक्स कर दिए मैथमेटिशियंस ने। यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis। और इसका क्या फायदा है? देखो, मैथमेटिशियंस ने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर्स को फिक्स कर दिया है। ये x एक्सिस हो गया इधर पे, इधर y एक्सिस हो गया मान लो, या इधर पे y ले लोगे तो इधर पे आप z एक्सिस ले लोगे। तो मैथमेटिशियंस ने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए डायरेक्शन बेटा फिक्स कर दिया है। ठीक है, डायरेक्शन फिक्स कर दिया है इनका कि भाई x एक्सिस, पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए उनने क्या बोल दिया कि इधर का जो यूनिट वेक्टर उसको आप लिखो i कैप, j एक्सिस की तरफ j कैप और z एक्सिस की तरफ k कैप। तो व्हाट इज i कैप? i कैप इज यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आएगा? i कैप। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ठीक है, अब जैसे आपने एग्जांपल लिखा, मान लो कि कोई वेक्टर है a इक्वल्स टू 10 मीटर along पॉजिटिव x डायरेक्शन लिखा गया है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म पे 10 मीटर i कैप लिख दो। अगर आपने 10 मीटर i कैप लिख दिया है तो ये अंडरस्टूड है कि इसका डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव x डायरेक्शन पे है। तो आप इतना लंबा चौड़ा लिखने से बच जाते हो। ऐसे j कैप, व्हाट इज j कैप? j कैप इज यूनिट वेक्टर along y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। अभी समझ गए? अगर मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया, जैसे फोर्स वेक्टर लिखा मैंने, दैट इज 15 न्यूटन माइनस j कैप, या फिर माइनस 15 न्यूटन j कैप लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या? सर 15 न्यूटन अलोंग y डायरेक्शन। नेगेटिव y डायरेक्शन ना बेटा, माइनस साइन है ना। हाँ सर, नेगेटिव y डायरेक्शन। 15 न्यूटन along नेगेटिव y डायरेक्शन। अभी समझ गए कि नहीं? तो ये मैथमेटिशियंस ने i कैप, j कैप और k कैप को फिक्स कर दिया है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए i कैप, नेगेटिव
एक्स डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन के लिए माइनस के कैप। अभी समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर, अच्छे से समझ गए?